नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होना है, लेकिन इसके पहले कि इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर बीजेपी ने अब सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बयान से तो यही लगता है कि 1 मई से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। सरकार वैक्सीनेशन टालने की कोशिश कर रही है। तो वहीं JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कह चुके हैं कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की हमारी क्षमता 3 से 4 लाख की है। इस स्थिति में हम पूरे छत्तीसगढ़ को 1 से 1.5 माह में वैक्सीनेशन लगा सकेंगे, बशर्ते हमें पर्याप्त वैक्सीन प्राप्त होता रहे। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ रहा है, निश्चित रूप से बयान को देख करके लगता है कि इनके नियत ठीक नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बयान स्वास्थ्य मंत्री जी का, मिलेगा तो लगा देंगे। निश्चित रूप से ये केवल उस पर राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीति करने के लिए जिस प्रकार से बात, दोनों का अलग अलग बयान आना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी के खामियाजा आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। हमारी तैयारी रहेगी, जितने टीके उपलब्ध होंगे तो 18 साल से 45 साल की आयु के बीच के जो हमारे नागरिक हैं, उनके लिए श्रेणी बना के किनको पहले लगना चाहिए, इस प्रकार की तैयारी की जा रही है। और इस तरीके से आने वाले समय में आधा टीका उपलब्ध होने के बाद भी छत्तीसगढ़ अपने नागरिकों को जितना टीका आएगा उन्हें उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों को अपने अपने स्तर पर तैयारियां करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन जानकर हैरत हो गई कि वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले ही जिलों में वैक्सीन की शॉर्टेज है। वैक्सीन सेंटरों में उन लोगों को भी वैक्सीन नहीं लग पा रही जिन्हें दूसरी डोज लगनी है। खास बात यह है कि 3 दिन बाद वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू होना है, और ऐसे में वैक्सीन की शॉर्टेज के बीच वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसे लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर नजर डालें तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगानी होगी। वहीं रायगढ़ जिले की मतदाता सूची के अनुसार जिले में 11,12,717 लोगों को वैक्सीन लगनी है। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की अगर बात करें तो जिले में 3,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में तकरीबन 8 लाख लोग वैक्सीनेशन के लिए अब कतार में हैं। इधर जिले के वैक्सीन सेंटरों में पहले ही वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। जिले में वैक्सीनेशन के लिए 190 सेंटर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश सेंटरों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन को लेकर के ये भूपेश सरकार शुरू से राजनीति कर रही है। पहले तो वैक्सीन की क्वालिटी को खराब बता करके, उपयोगहीन बता करके उसको डंप करवा दिया। 1.5 लाख वैक्सीन जो है वो कचरे के ढेर में चले गए, और आज स्थिति ये है कि आम आदमी को वैक्सीन लगवाने के लिए जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहा है तो उसको खाली लौटना पड़ रहा है। तो कोई ऐसा 1 तारीख से हमको तैयारी करना, मतलब वैक्सीनेशन बिलो 45 का करना है, तो हमारे पास टीम तो तैयार है कि चूँकि वैक्सीन ओपन मार्केट के लिए भी छोड़ दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल जो 45 प्लस के ऊपर के लोग हैं उनको सेकंड डोज की व्यवस्था करवाएगी। बिलो 45 का स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। तो जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी के संपादकों से बात की। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एडिटर से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को हराने में किसी भी तरह के फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 25-25 लाख के ऑर्डर दिए जाने की बात भी बताई। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी बताया कि 2018 में प्रदेश में 289 ICU बेड थे, जो कि बढ़कर अब 729 कर दिए गए हैं। वहीं पहले एक भी HDU बेड नहीं थे, मगर अब 477 HDU बेड हैं। वेंटिलेटर की संख्या 2018 में 204 थी, जिसे बढ़ाकर 593 की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाएं दूसरे संपन्न और बड़ी राज्यों से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने संपादकों से चर्चा के दौरान ये भी बताया कि प्रदेश में कोरोना टेस्ट दूसरे पड़ोसी राज्यों से ज्यादा किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की दूसरे राज्यों से जुड़ी सभी सीमाओं पर अनिवार्य रूप से टेस्ट किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस और मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज सभी जिलों के सीएमएचओ से कोरोना संक्रमण और उपायों को लेकर वर्चुअली चर्चा की, जिसमें उन्होंने जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच, पॉजिटिविटी दर और कार्य योजना की जानकारी ली। सिंहदेव ने सभी जिलों में चिकित्सा उपकरणों और 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के विषय में भी चर्चा कर उपयोग के लिए जा रहे उपकरणों की जानकारी ली। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लेकर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं, जिसकी वजह से परिस्थिति कठिन हो जाती है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस संकट से निपटने के लिए प्रदेश में निवासरत सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। इसके साथ ही स्काउट गाइड, एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेटों की भी सेवाएं ली जा सकती है। इसके लिए संबंधितों के साथ वर्चुअल बैठक कर सुझाव और सहयोग लिए जा सकते हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करें और उन्हें इस सुझाव से अवगत करवाएं। रक्षा मंत्री से चर्चा के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा भी की है। राज्यपाल ने सीएम भूपेश बघेल रक्षा मंत्री के सुझाव के बारे में बताते हुए उनसे कहा कि सेना के इन पूर्व कर्मियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके प्रमुखों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग लेकर इनके सुझाव प्राप्त किए जाएं, ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट से निपटने में सहायता हो। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भूतपूर्व सेना कर्मियों का कोरोना संकट काल में सहयोग लेने का सुझाव बेहद अच्छा है और संकट की इस स्थिति में निपटने में उपयोगी भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने विधायक निधि की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का आदेश दिया है। प्रदेश के 90 विधायकों के विधायक निधि की राशि यानी कि 2-2 करोड़ रुपए के हिसाब से 180 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होनी है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम बघेल को एक चिट्ठी लिखकर फैसले पर असहमति जताई। उन्होंने पूछा है कि विधायक निधि से अब तक बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कलेक्टर को राशि स्वीकृत कर रहे थे, उसका क्या होगा। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए और बीजेपी के जो नेता विधायक निधि को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि पीएम मोदी ने जब सांसद निधि में कटौती की थी तब वो कहां थे। सभी को वैक्सीन के लिए उसमें समायोजन करने की बात है। सरकार की तरफ से न तो प्रतिपक्ष के विधायकों से कोई बातचीत की गई, हमने जो घोषणा की है, अब यदि इस प्रकार की बातें आएंगे तो जो तैयारी करके वहां के अधिकारियों ने रखा है नया कोविड सेंटर तैयार करने के लिए, उसमें जो दिक्कत आएगी और वहां के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए उससे जो वंचित हो जाएंगे, आखिर उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। छत्तीसगढ़ में 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का काम सरकार मुफ्त में करेगी। तो विधायक निधि हम स्वयं मुख्यमंत्री जी को इस वैक्सीन को लगाने के खर्च में देने का फैसला हम लोगों ने लिया। प्रधानमंत्री जी से पूछ नहीं सकते थे कि जब लोकसभा में और राज्यसभा के सांसदों के उनके हद अधिकार और हक का फैसला स्वयं प्रधानमंत्री ने ले लिया। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही कई सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। डी पुरंदेश्वरी ने भाजपा पदाधिकारियों को कोरोना संक्रमण और रोकथाम को लेकर संगठन द्वारा किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की। डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि इस आपदा के समय में भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों की सेवा करें, साथ ही बूथ स्तर पर जाकर कोरोना पीड़ित व परिवार की मदद भी की जाए। भाजपा की सेवा और संकल्प की लाइन को चरितार्थ की जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का बचाव ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन से ही है, इसलिए आमजनों को जागरूक करें। डी पुरंदेश्वरी ने 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन राष्ट्रव्यापी महाअभियान में जुड़कर काम करने के निर्देश भाजपा नेताओं को दिए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना के नाम पर राजनीति कर रही है और इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने 1 दिवसीय प्रदर्शन भी किया था।
भूपेश बघेल जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि 1 मई से 18 साल वालों को हम वैक्सीन लगाना चालू करेंगे। सरकार वैक्सीन का काम चालू करती है तो हम लोग उसके अंदर भागीदार बनेंगे और सेवा के कार्य में भी हम सारे लोग जो है वो फील्ड में आके काम करने का काम चालू करेंगे और सबको आने के लिए प्रेरित भी किया है हमारे प्रभारी जी ने सभी। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के चरम लहर के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एसईजे-एमएससी के जरिए जिलों में जो रैपिड एंटीजन किट की सप्लाई की गई है वो बेहद गुणवत्ताहीन होने की शिकायत लगातार सामने आ रही है। ये किट ऐसी है कि सैंपल लेने के बाद मरीज कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, इसका कोई भी साफ इंडिकेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कोरोना के सेंटर में टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन बेहद दुविधा में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट बताया जाए या फिर नेगेटिव। एंटीजन किट में रिजल्ट की लाइन इतनी अस्पष्ट होती है कि उसे समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। रायपुर में भी इस किट के बारे में चारों ओर से बहुत ही शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में टेक्नीशियन के विरोध के बाद रायपुर के सीएमएचओ ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बायोकार्ड नाम से ये एंटीजन रैपिड किट खरीदे हैं और ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर नाम की कंपनी ने इस किट को बनाया है। देखिए, शिकायत तो है कुछ, हमने ऊपर भी इसका अवगत करा दिया है कि इसमें बहुत सही रिपोर्ट नहीं आ रही है ये करके, तो देखते हैं ऊपर से क्या कार्रवाई होती है। अभी वाले में लाइन इतनी फेड आती है, इतनी हल्की आती है कि कमजोर आंख वाला तो बेचारा देख ही ना पाए, इस तरह का है। तो किट अभी तक में इंडियन जो अपने भारत में बना था ऑस्कर, वो बहुत ही अच्छा था। एक और जहां देश भर में कोरोना ने जबरदस्त कोहराम मचा रखा है, तो वहीं लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र एक बार फिर से देश के लिए संकट मोचक साबित हुआ है। बीएसपी में उत्पादन होने वाला ऑक्सीजन अब 5 राज्यों में पहुंचकर लोगों को राहत दे रहा है। वहीं भिलाई का ऑक्सीजन पूरे छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी, कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना के साथ ही गुजरात, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति जारी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के संचालित ऑक्सीजन प्लांट 2, जो कि प्रतिदिन 25 टन मेडिकल ऑक्सीजन और बीओ आधारित मेसर्स प्रॉक्स एयर से 240 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का निरंतर उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रतिदिन 265 टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। ऑक्सीजन प्लांट 2 ने अप्रैल 2020 से 15 अप्रैल 2021 के मध्य अलग अलग प्रकार के कुल 6016 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की है। हमारी कोशिश है कि इस देश की जो भी आवश्यकता है वर्तमान में, कहीं किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं कोई त्रासदी का सामना ना करना पड़े। एक तरफ बढ़ते मरीजों की संख्या तो दूसरी तरफ स्टाफ की कमी। ये हालात है सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड की। हद तो ये है कि नगर निगम ने यहां 16 चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, लेकिन उन्होंने भी काम करने से यहां पर मना कर दिया है, जिससे अब प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन कोरोना मरीजों को हो रही है जो खुद से खाना या दवा भी नहीं ले सकते। दरअसल ये देखा जा रहा था कि मरीजों के अटेंडर कोरोना कैरियर की भूमिका निभा रहे थे, जिसकी वजह से अटेंडर नहीं रहने के निर्देश दिए गए। ऐसे में उन मरीजों को काफी परेशानी हो रही है जो खुद का ध्यान नहीं रख पाते, जिसके बाद फिर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर मरीजों के लिए अटेंडर की व्यवस्था की, लेकिन बाकी मरीजों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भेजे गए हैं। मगर कोविड-19 वार्ड का नजारा देखने के साथ ही कोरोना के बीच काम करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसे में अब भी कर्मचारियों का टोटा यहां पर बना हुआ है। हम लोग अभी उसके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन से बात किए हैं। नगर निगम प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जितना आपको क्लास 4 कर्मचारी और अंदर के लिए असिस्टेंट के लिए जो मरीजों के साथ में परिजन नहीं रहते मरीजों की आवश्यकता है, उसके लिए हम प्रदाय करेंगे। मैंने उनको आवेदन दिया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने छत्तीसगढ़ प्रमुख सचिव को जांच के लिए पत्र भेजा है। मामले की शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने बताया कि रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग में प्रत्याशी के रूप में शपथ पत्र जमा किया, जिसमें जानकारी गलत दी थी। उन्होंने बताया कि रमन सिंह ने अपने शपथ पत्र में दर्शाई गई संपत्ति की वृद्धि का कोई माध्यम नहीं बताया था। विनोद तिवारी ने कहा कि पीएमओ से जांच पत्र भेजने के बाद उम्मीद है कि रमन सिंह पर कार्रवाई होगी। रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मेरे द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को 26 जुलाई 2020 को की गई थी।
मेरे शिकायत को वहाँ पर पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को आगे की कार्रवाई के लिए मेरे शिकायत पत्र और आवेदन को यहाँ पर भेज दिया गया है। मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी मांगी है कि मेरे आवेदन पर आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई है। इधर राजधानी रायपुर के हिमालयन हाइट्स के एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में 35 वर्षीय अवधेश निगम अपने परिवार के साथ रहते थे। लॉकडाउन से पहले उनकी पत्नी और बच्चे पारिवारिक काम से यूपी स्थित बनारस गए हुए थे। आज जब उनकी पत्नी ने अपने पति को कॉल किया तो मोबाइल नहीं उठने पर उन्होंने पड़ोसी को सूचना दी। पड़ोसी ने घर का दरवाजा कई बार खटखटाया, मगर जब वो नहीं खुला तो सोसाइटी के लोगों ने इसकी सूचना राजेंद्र नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो अवधेश निगम अपने बेडरूम में मृत मिले। जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो ये पता चला कि मृतक कल फ्लैट की गैलरी में खड़े होकर अपनी पत्नी से मोबाइल पर बुखार होने और सांस लेने में तकलीफ होने की बात कह रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने सभी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत फ्लैट के अंदर से शव को बाहर निकालकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर बलौदाबाजार में हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके पति ने उनको मुखाग्नि दी। कोरोना के मद्देनजर कांग्रेस से कोई भी बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि करुणा शुक्ला ने 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला का रामकृष्ण हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याभूषण उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मोक्षधाम के बाहर रहकर उनके चाहने वालों ने अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करुणा शुक्ला के निधन पर शोक जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी करुणा चाची यानी कि करुणा शुक्ला जी नहीं रही, निष्ठुर कोरोना ने उन्हें भी ले लिया। बता दें कि करुणा शुक्ला पहली बार 1993 में बीजेपी विधायक चुनी गई थी। बीजेपी के टिकट पर सांसद रही करुणा शुक्ला 2009 में कांग्रेस के चरणदास महंत से चुनाव हार गई थी। 2014 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उनका जन्म 1 अगस्त 1950 को ग्वालियर में हुआ था। भोपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद करुणा शुक्ला ने राजनीति में कदम रखा। उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा में रहते हुए बेस्ट एमएलए का खिताब भी मिला। सबके लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और दुखी करने वाली घटना है। हमारे बलौदाबाजार अंचल में और पूरे छत्तीसगढ़ में करुणा भाभी और करुणा चाची के नाम से प्रसिद्ध थी। महामारी ने बहुत सारे हमारे लोगों को छीना है, उसमें से करुणा भाभी का छीन लेना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उन्होंने जन सेवा के माध्यम से राजनीति की शुरुआत की थी। बलौदाबाजार की विधायक रहीं, छत्तीसगढ़ की सांसद भी रहीं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से वो प्रमुख रही हैं। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।